हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आज हम क्लास 9th का टर्मिनल एग्जामिनेशन यानी क्वार्टरली एग्जामिनेशन तिमाही परीक्षा का इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये कितने नंबर का है? मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और 3 घंटे का आपको समय मिलना है। सारे क्वेश्चंस करना अनिवार्य है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है यह क्वेश्चन के ही सामने लिखा है। तो पेपर शुरू करने से पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, जिससे आपको और भी ऑनलाइन प्यारे छात्रों परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर बन रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्री ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए नीचे सेक्शन में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आप शुरू करते हैं पेपर। और पेपर शुरू करने से पहले मैं फिर बता दूं कि हम लोग चीटिंग नहीं कर रहे हैं। यह पेपर मैंने खुद बनाया है। यह एक मॉडल पेपर के जैसे है। मतलब आपका जो पेपर आने वाला है लगभग इसी तरीके से आने वाला है। वर्ड्स या क्वेश्चन बदल सकते हैं परंतु सिस्टम यही रहेगा, मार्क्स यही रहेंगे और इसी तरीके से आपको इसको लिखना है। तो मैं इस पेपर में आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को फेस कैसे करना है, पढ़ना कैसे है और आंसर कैसे लिखना है। अगर ये आपको आ जाता है तो बहुत हद तक आप अपने मेन एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर स्टोरी की जगह वो अनसीन पैसेज भी लिख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। 5 नंबर का रहेगा और शुरू में ही ये पैसेजेस रहेंगे तो आपको पढ़ना है और आंसर देना है। तो आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है भोला, कैपिटल वर्ड में है तो भोला मतलब एक नाम है। द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड्स। एक किसान था जो बोना चाहता था गेहूं को अपनी फील्ड्स में, खेतों में। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर हिज हेल्प। उसने डिसाइड किया कि मैं अकेला तो बो नहीं पाऊंगा तो अपने दोस्तों की हेल्प ली जाए। फर्स्ट ही वेंट दीनानाथ एंड आस्क्ड हिम। तो सबसे पहले वो हेल्प मांगने गया दीनानाथ के पास और बोला, माय फ्रेंड, डियर फ्रेंड, कैन यू हेल्प मी टू सो द व्हीट। मेरे दोस्त, क्या तुम गेहूं को बोने में हेल्प कर पाओगे? दीनानाथ रिप्लाइड, ओ सॉरी, आई हैव स्टोमच एच। सॉरी यार, मेरे स्टोमच में पेन है, मतलब पेट में दर्द है। तो भोला देन वेंट टू चंदन एंड आस्क फॉर हिज हेल्प। तो चंदन के पास गया और हेल्प की बात कही तो चंदन ने बोला, सॉरी, आई हैव अ हेडेक। मेरे लिए माफ़ कर दो, मेरे में सिर दर्द है। हेडेक मतलब सिर दर्द है। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। और उससे हेल्प के लिए पूछा या कहा। पप्पू रिप्लाइड, ओ सॉरी, आई हैव अ वैकेस। मुझे पीछे दर्द है। तो ऐसे ही भोला ने पप्पू को कहा और पप्पू ने भी मना कर दिया, चंदन ने भी मना कर दिया और दीनानाथ ने भी मना कर दिया। भोला डिड ऑल द वर्क अलोन। भोला ने पूरा काम अलोन, अकेले किया। आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट। और कुछ समय बाद उसके पास बोरे थे गेहूं के। एंड ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन। उसने अपने दोस्तों से फिर कहा, कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो इन चावल का हलवा खाने में? ऑल देम साउटेड यस। सब ने चिल्लाया, हाँ, हलवा खाने तो हम तैयार हैं। तो आंस अब ये मतलब काम करने की बारी आई जब सब छुप गए और जब खाने की बारी आई तो सब ने यस बोल दिया। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन इन द वन वर्ड। आपको वन वर्ड में देना है। हो सकता है ये वर्ड ही ना लिखा हो, ऐसा लिखो आंसर द क्वेश्चन, बस इतना लिखा हो। तो आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है और आंसर देने हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, हु वांटेड टू सो वीट। हु मतलब कौन, वांटेड मतलब चाहता था, टू सो वीट मतलब उन गेहूं को कौन बोना चाहता था। एवरीवन नो। अगर एक शब्द में लिखना है तो आप लिखोगे बोला, परंतु आपको पूरे उसमें लिखना है तो आप लिखने का भोला वांटेड टू सो वीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु डिड भोला मीट फर्स्ट। भोला सबसे पहले किससे मिला? तो यू नो, अगर आप दीनानाथ लिखो या फिर क्या लिखो, भोला मीटेड, क्योंकि डिड सेकेंड फॉर्म में क्वेश्चन है, पास्ट में क्वेश्चन है। जब पास्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आंसर भी पास्ट फॉर्म में ही होगा, मतलब सेकेंड फॉर्म में। तो मीट का क्या हो जाएगा? मीटेड। तो भोला मीटेड फर्स्ट टू दीनानाथ। दीनानाथ होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है,
प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। डिड दीनानाथ हेल्प भोला? अब देखो डिड मतलब पास्ट में क्वेश्चन है, और जब पास्ट की डिड फॉर्म लग जाए तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, पर जब हम आंसर करेंगे तो पास्ट फॉर्म में करेंगे तो ये डिड तो रहेगा नहीं, मैन वर्ब भी सेकेंड फॉर्म में आ जाएगी। तो लिखेंगे दीनानाथ डिड नॉट हेल्प भोला। दीनानाथ ने भोला की हेल्प नहीं की। अगर डिड नहीं लगाते तो हेल्प की सेकेंड फॉर्म लगानी होती। अगला क्वेश्चन, हु वर भोलास अदर फ्रेंड्स? हुबर कौन थे भोलास अदर फ्रेंड्स? भोला के वो दूसरे दोस्त कौन थे? तो आपको लिखना है दीनानाथ, और जो तमाम फ्रेंड्स उसके थे वो उनका नाम लिखना है, ठीक है, चंदन आदि, पप्पू। अंतिम क्वेश्चन है कि 1 नंबर के सारे क्वेश्चन। व्हेन डिड भोलास फ्रेंड्स शouted यस? भोला व्हेन मतलब कब, डिड मतलब था, भोलास फ्रेंड्स शाउट भोला के दोस्तों ने कब चिल्लाया था? व्हेन ही मेक हलवा, और आफ्टर व्हेन भोला आस्क्ड टू ईट हलवा देन ऑल फ्रेंड्स shouted। ओके, ऐसा लिखना होगा। तो आपको लिखना व्हेन भोला आस्क्ड फॉर हलवा टू ऑल ऑफ देम। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए तो अपने आप बन जाएगा। सेंटेंस बनाने के लिए थोड़ी सी टेंस और कुछ मॉडल्स आने चाहिए, और इंग्लिश इतनी कठिन भी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं और 5 नंबर के हैं, पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है स्टोरी? वंस अ लायन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। लॉइन जो था वो कहाँ गया? पानी पीने के लिए गया। एट द सेम टाइम अ बिग एलिफेंट आल्सो केम देयर। उसी समय एक हाथी भी आ गया। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट ग्रोल्ड द लियन। लॉयन ने चिल्लाया, रोर किया कि मैं पानी पहले पीऊँगा। द एलिफेंट रिप्लाइड, एलिफेंट ने कहा, नो आई वॉज हेयर फर्स्ट। आई वॉज हेयर फर्स्ट, मैं यहाँ पहले था। सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट, तो मैं पहले पीऊँगा। द लायन सर्चेड, आई हैव शार्प टीथ। शेर ने चिल्लाया, मेरे पास पैने दांत हैं। बी केयरफुल। द एलिफेंट आल्सो शाउटेड, एलिफेंट ने खुद चिल्लाया, आई एम स्ट्रोंगर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइस, और तभी उन्होंने एक सुना, बहुत साउंड मतलब शोरगुल सुना, नॉइस सुना। सम हैंड्स वर कमिंग क्लोजर, क्योंकि वहाँ पर आ रहे थे, क्लोजर मतलब पास में आ रहे थे कुछ लोग। वो द लॉयंस एंड द एलिफेंट बिकम स्केर्ड। तो बोथ मतलब दोनों, लायन और एलिफेंट दोनों डर गए। द लायन सेड द हेंस कम व्हेन एन एनिमल डाइज। तो जो शेर है वो बोला कि जो ये हैंस हैं ये तब आते हैं जब एनिमल मरता है, कोई जानवर मरता है। इफ बी फाइट एंड आई किल यू और यू किल मी, द हेंस विल बी हैप्पी। अगर हम फाइट करते हैं और या तो आप हमें मार देते हो या मैं तुम्हें मार देता हूँ, तो जो हैंस हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। द एलिफेंट एग्रीड, तो जो हाथी है वो सहमत हो गया। यू आर राइट, लेट्स नॉट फाइट। तो कहा एक काम करो, आप सही हो, हम नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हैंस को हमें प्रसन्न नहीं करना है। बोथ द लायन एंड एलिफेंट ड्रिंक वाटर एट द सेम टाइम एंड वेंट। तो दोनों ने, शेर और हाथी ने, सेम टाइम पर ड्रिंक का ड्रिंक सेकेंड फॉर्म बन गया, पानी पिया और वहाँ से वो चले गए। अब देखते हैं क्या होता है। वाटर, वेयर डिड द लायन गो टू ड्रिंक वाटर? कहाँ गया था लायन पानी पीने के लिए? तो आंसर होगा लायन वेंट, क्योंकि डिड सेकेंड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर भी सेकेंड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो द लायन वेंट टू ड्रिंक वाटर टू टैंक, या जहाँ भी गया था वो गया था, कहाँ गया था, यहाँ दिखाया था, ड्रिंक वाटर रिवर में गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? रिवर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर? और कौन था हु एल्स? तो आपको लिखना पड़ेगा एलिफेंट वाज देयर टू ड्रिंक वाटर। हु एल्स की जगह एलिफेंट वाज देयर टू ड्रिंक वाटर। ये क्वेश्चन मार्क हट जाएंगे, फुल स्टॉप लगेगा। हु हैड शार्प टीथ? पैने दांत किसके पाते? तो आपको लिखना है लायन हैज हैड शार्प टीथ। बस हु की जगह लायन, और आपको यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है ना। फुल स्टॉप ऐसे होगा, हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, पर इंग्लिश में फुल स्टॉप इस तरीके से, बिंदी बिंदी। ओके, हु वाज स्ट्रॉन्गर
कौन स्ट्रॉन्गर था, ये तो सोचने वाली बात है। हाथी स्ट्रॉन्गर है या फिर शेर स्ट्रॉन्गर है। पर उस कहानी में तो हाथी ने कहा है कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, तो एलिफेंट वाज स्ट्रॉन्गर, फुल स्टॉप। व्हाट स्केर्ड इट बोथ द लायन एंड एलिफेंट, क्या, किसने या क्या कारण से वो डर गए थे दोनों। तो लेकिन हैंस, व्हाट की जगह केवल लिख दो हैंस स्केयर्ड, हैंस ने डरा दिया बोथ, दोनों को, लायंस और एलिफेंट को, दोनों को डरा दिया। इस प्रकार से हो सकता है थोड़ा कठिन अनसीन पैसेज या पैसेज आए आपके लिए, पर घबराने जैसा कुछ नहीं है। पढ़ना है, ठीक से समझने की कोशिश करना है और फिर क्वेश्चंस पढ़ के उनके आंसर देना है। कई बार कुछ लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं, जिससे एग्जैक्ट बात को हमें फिर से ना पढ़ना पड़े। क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, फिर पैसेज पढ़ेंगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रीड द फॉलोइंग। ये 5-5 नंबर के 10 नंबर की 2 अनसीन पैसेज हो गए। अब 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन देम एंड समराइज देम, सप्लाई अ टाइटल आल्सो। यहाँ पर 2 काम करने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे जो पैसेज दिया गया उसे पढ़ना है, ठीक है, जब पेपर में दिया तो पढ़ेंगे ही। मेक नोट्स, नोट बनाना है। ऑन देम मतलब इस पैसेज पर नोट बनाना है। समराइज नहीं करना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा लिख गया है मेरे से। समराइज करने के लिए और फिर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन होता अलग से आता, तो आपको क्या करना है, ठीक से पढ़ना है और नोट्स बनाना है और सप्लाई ए टाइटल आल्सो, एक टाइटल देना है, यानी टाइटल दीजिए और नोट्स बनाइए। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। नोट्स बनाने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2-3 लाइंस बीच से उठाई, या समरी बनाने के लिए 2-3 लाइंस बीच से उठाई और नोट्स बन गए। ऐसे नोट्स नहीं बनते, पूरे पैसेज को ठीक से पढ़ा जाता है और नोट्स बनाने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होता है। जैसे हम पढ़ते हैं इसको, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अर्ली राइजिंग मतलब जल्दी उठना हेल्थ के लिए अच्छा करता है और खुशियाँ भी देता है, खुशियाँ जीवन में लाता है। द मैन हु राइजेज लेट, जो लोग लेट जागते हैं, लेट राइजेज मतलब उठते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। जो मैन, जो लोग राइजेज लेट, जो लेट जागते हैं, उठते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ डे, तो दिन के टाइम में वो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट इज कंप्लीटेड टू वर्क टिल अ लेट आवर्स इन द इवनिंग। और एनीवन जो लाइज इन द बेड, जो बेड पर लेटा रहता है, लेट मतलब बहुत देर तक, इज कंप्लीटेड टू वर्क टिल अ लेट आवर्स इन द इवनिंग, यानी उसे कंप्लीट करना होता, कंप्लीट करता था द वर्क टिल अ लेट आवर, घंटों लेट तक, रात्रि काल में, अर्थात इवनिंग से मतलब रात्रि काल ही है यहाँ पर, रात्रि में लेट समय तक वह काम करता था। आगे कह रहे हैं, ही हैज टू गो विदाउट द मॉर्निंग एक्सरसाइज विच इज नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ। और जब वो लेट तक जागता है तो ही हैज़ टू गो विदाउट द मॉर्निंग एक्सरसाइज, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता मॉर्निंग की, विच इज़ सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो हमारी या उस व्यक्ति की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लेट नाइट तक जागता है और सुबह जल्दी नहीं उठता है, सुबह सोता रहता है बेड पर, बेड लेट नाइट, तो वो जो बेड वो क्या नहीं कर पाता है, एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। और जो बहुत ज़रूरी है किसके लिए, फॉर हिज हेल्थ के लिए। इन डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, और अपने सभी प्रयासों के द्वारा, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट, और कितनी भी एफर्ट कर ले, मेहनत कर ले, हिज वर्क, उसका काम, विल नॉट प्रोड्यूस, उसका काम नहीं प्रोडक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा मतलब निकालेगा, अ गुड रिजल्ट मतलब उसका काम अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, वो कितनी भी मेहनत कर ले, क्योंकि वह लेट तक जाग रहा है और लेट उठ रहा है, तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, जिससे उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर, और एज दैट, और जो जल्दी उठ जाता है, दैट अर्ली राइजर की अपेक्षा वो अच्छा काम उसको फल नहीं मिलेगा। द रीजन फॉर दिस, जो कारण है इसका, इज दैट, वह है कि ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग आवर्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि वह व्यक्ति एडवांटेज, कैन नॉट टेक एडवांटेज, लाभ नहीं ले पाता है, किस बात का लाभ, द रिफ्रेशिंग आवर्स इन द मॉर्निंग,
जो सुबह के फ्रेश करने वाले घंटे हैं, यानी मॉर्निंग का जो समय है वो फ्रेश करता है, तो उसका लाभ नहीं ले पाता है कौन? हु लाइज इन द बेड लेट। ठीक है, जो लेट तक बेड पर लेटा रहता है। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। कुछ लोग कहते हैं जो शांति के घंटे हैं ऑफ मिडनाइट, मतलब मध्य रात्रि के जो घंटे होते हैं बड़े शांत होते हैं, द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, और वो बेस्ट टाइम है काम करने के लिए, है ना। सेवरल ग्रेट राइटर्स से, तो कुछ बड़े राइटर्स कहते हैं दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे वर्न द मिडनाइट ऑयल। और कुछ राइटर्स ऐसा भी कहते हैं कि वो बेस्ट टाइम, बेस्ट राइटिंग या बेस्ट लाइंस तब लिख पाते हैं जब वो व्हेन दे वर्न द मिडनाइट ऑयल, जब वो रात्रि में ऑयल जलाते हैं, मतलब रात्रि में जाग के काम करते हैं, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। येट इट इज़ ट्रू, ये सही है, दैट फ्यू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट। ये स्पष्ट है कि कुछ लोगों का दिमाग रात्रि में ही क्लियर रूप से बहुत तेज चलता है। अ फ्यू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन, स्पष्ट ब्रेन एट मिडनाइट, मतलब रात्रि में उनका दिमाग क्लियर स्पष्ट होता है। व्हेन द बॉडी नीड रेस्ट एंड स्लीप, और जब बॉडी को ज़रूरत होती है रेस्ट की एंड स्लीप, सोने की, तो वो सोते हैं। दोज हु वर्क एट दैट टाइम सून र्यून देयर हेल्थ, और सभी लोग अगर ऐसा, कुछ लोगों के लिए होता ही है गॉड गिफ्टेड, पर ऑल या दोज हु वर्क एट दस टाइम सून र्यून देयर हेल्थ, और जो लोग रात्रि में जाग के काम करते हैं वो अपनी हेल्थ को बर्बाद करते हैं। और जो लोग रात्रि में काम करते हैं वो सुबह भी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनकी नींद कम होती है। नॉर्मल नींद जो है वो 8 घंटे या 7 घंटे होनी चाहिए, पर जो लोग मेहनती होते हैं और प्रैक्टिस जिनकी हो जाती है वो 5 घंटे ही सोते हैं, तो रात में भी काम कर लेते हैं और जल्दी भी उठ जाते हैं। पर नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो अलग ही कुछ लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। नॉर्मल व्यक्ति के लिए जल्दी ही जागना चाहिए और जल्दी ही सोना चाहिए। बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। और हाँ, अगर लेट नाइट जागोगे और जल्दी नहीं उठोगे तो इससे बैड हेल्थ होगी पक्का, इन द लॉन्ग रन। और जो आगे का जीवन है, लॉन्ग रन अर्थात आगे की जीवन में, हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, बुरा प्रभाव पड़ेगा किस पर? क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, काम की क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए रात में ज़्यादा नहीं जागना चाहिए। अब आपको इसमें कहा गया कि टाइटल लिखिए, नोट्स बनाइए, तो टाइटल क्या हो सकता है? एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, ये टाइटल हो सकता है, या फिर अर्ली राइजिंग, ये अकेला टाइटल भी हो सकता है। टाइटल एक पैरा के कई प्रकार से टाइटल बन सकते हैं, या फिर नेगेटिव टाइटल भी बना सकते हैं, बैड इफेक्ट ऑफ लेट राइजिंग, लेट राइजिंग, ठीक है, या फिर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्ली राइजिंग, कुछ भी आप टाइटल बना सकते हैं। ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। अब मान लो नोट्स बनाए, तो नोट्स पॉइंट्स में बनेंगे। पहला पॉइंट जैसे बना एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, उसमें आया था कि 2 एडवांटेज हैं, एक तो हेल्थ अच्छी होती है और दूसरा हैप्पीनेस होती है। अब नोट्स बना रहे हैं तो आपको बैलेंस बना के चलना है, लाभ भी लिखिए, हानि भी लिखिए, फिर एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, या और उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था, ये सारा लिखना होगा। तो एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज है वर्क टिल लेट इन द इवनिंग, अगर लेट जागते हैं, लेट राइजिंग के, तो लेट काम करना होता है, ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। गो विदाउट मॉर्निंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता। और वर्क नॉट डन प्रॉपरली, और काम प्रॉपरली नहीं हो पाता है, काम प्रॉपरली नहीं होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। पर इतने नोट्स से कुछ काम नहीं चलेगा। नोट्स कम से कम इतना होना चाहिए कि पूरे पैराग्राफ का कंटेंट कवर कर लिया जाए। तो फिर वार्निंग मिडनाइट ऑयल बैड फॉर हेल्थ, वार्निंग मिडनाइट ऑयल मतलब रात्रि में ऑयल जलाकर, मतलब दीपक जलाकर, लाइट जलाकर काम करना बैड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बुरा है, बैड है। ये हमने लिखा, ये मेन पॉइंट उसमें दिया गया था। तो इससे क्या क्या बैड हेल्थ होगी, और क्या क्या होगा? पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क होगा। इस प्रकार से आप पैराग्राफ का समराइज
भी इसको कर सकते हैं। इन सभी को एक सेंटेंस में कंबाइन करेंगे प्रॉपरली विद ग्रामर, तो ये समरी भी बन सकती है। नोट मेकिंग में तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है। तो पॉइंट टू पॉइंट कैसे, पहले टाइटल लिखा, फिर मेन पॉइंट्स बनाए, फिर मेन पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स बनाए। जैसे मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स बनाए हैं, 1 2 और ये 3 बनाया है नीचे। फिर इसके अंदर ये सब पॉइंट्स हैं, पहले में 2 हैं, 1 2, फिर दूसरे में भी 3 हैं, और तीसरे मेन पॉइंट में 2 पॉइंट्स हैं, बैड हेल्थ और पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ 2 लिखिए और व्यवस्थित करिए। नोट को अगर आप ब्रैकेट में या बॉक्स में बंद कर सकते हैं ये भी और अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू 2 days लीव। एप्लीकेशन लिखना अपने क्लास टीचर को और क्या कहते हुए 2 दिन की छुट्टी। पर सुनो तो, यू आर राहुल, आपका नाम क्वेश्चन पेपर में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। क्या कह दिया उन्होंने कि आप राहुल हो, ये समझकर आपको एप्लीकेशन लिखनी। कई बार यहाँ पर स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, यू आर राहुल एंड स्टडी इन योर स्कूल, या कोई भी स्कूल का नाम दिया जा सकता है। तो आपको बहुत सारी बातें लिखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन बदल भी सकता है, जैसे राइट इन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर की जगह आ सकता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए और कह सकते हैं रिक्वेस्टिंग हिम टू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो 2 day लीज की जगह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आ सकती है। तो से स्ट्रक्चर वही रहेगा, टू द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट। फॉर 2 days लीव की जगह यहाँ रहेगा रिक्वेस्टिंग हिम टू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप सब्जेक्ट में क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे। फिर आप बॉडी लिखेंगे एप्लीकेशन की कि आई एम राहुल एंड आई स्टडी इन योर स्कूल एंड प्लीज़ प्रोवाइड मी 2 days लीव, और प्लीज़ गिव माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आई हैव ट्रांसफर टू अदर सिटी। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। लास्ट में भी आपको नाम, अपना, डेट, ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। मैंने एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको यहाँ दे रखा है स्क्रीन पर, आप देखें और व्यवस्थित ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। 4 नंबर का एप्लीकेशन, 4 का ऐसे। तो ऐसे किस पर होना चाहिए, या तो साइंस पर हो, या ट्री पर हो, या फिर एनवायरनमेंट पर हो, या फिर स्कूल लाइफ पर हो, या फिर फ्रेंड्स पर हो। मैंने आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 में से आपको 4 नंबर का है तो ज़्यादा नहीं लिखना है, 50-50 वर्ड्स बहुत हैं, इतना आप लिखिएगा। ग्रामर को ध्यान रखिए, ग्रामर में कुछ नहीं है, बस थोड़े से टेंस को ध्यान रखना है और सेंटेंस बना देना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स। अब नीचे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे ये लिखा हुआ है लाल किला दिख रहा है, और ये दिख रहा है आपको क्या, परेड हो रही है कहाँ पर, दिल्ली में। 15 अगस्त की भी हो सकती है, या फिर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, या फिर 26 जनवरी रिपब्लिक डे या रिपब्लिक डे, कुछ की भी परेड ये हो सकती है। ग्राउंड में हो रही है, और राष्ट्रपति भवन ये पीछे दिख रहा है। इस प्रकार से इन चित्रों को देख करके आपको 5 लाइन्स लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिकन डे एंड ऑल इंडियंस आर सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंट डे। ये जो भी डे आप हेडिंग लिखिए, तो वैसे इंडिपेंडेंट डे लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डे लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और इस पर आप बेटर लिख पाएंगे। रिपब्लिकन डे हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो जाए। आप लिख सकते हैं वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंट डे इन आवर स्कूल, आवर टीचर एंड प्रिंसिपल गिव्स अस स्वीट्स, वी सिंग अ सॉन्ग, वी टेक पार्ट इन अदर कॉम्पिटिशन्स। ऐसा करके आप लिख सकते हैं आवर प्राइम मिनिस्टर स्पीच, आवर प्राइम मिनिस्टर गिव्स अ स्पीच, या स्पीक फ्रॉम लाल किला। ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए और थोड़ा सा कंटेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब सेक्शन सी है, इस सेक्शन में आपको ग्रामेटिकल बेस पर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और दिमाग लगाओ। जैसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब खालिस्तान बनना, राम खालिस्तान गोइंग। अब गो में आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये कौन से टेंस की क्रिया बनेगी,
कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में कौन कौन इज एम आर तीनों आते हैं, तो कौन सा लिख दें, इज लिखें, एम लिखें, आर लिखें। तो आपने देखा यहाँ पर राम एक नाम है और नाम के साथ इज ही आता है। अगर आई होता तो एम आता और यदि यू होता तो आर आता, परंतु यहाँ तो नाम है इसलिए इज आया। नाम की जगह ही सी होता तो भी इज ही आता, तो इसका आंसर होगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू खालिस्तान सीता। यू खालिस्तान सीता। अब यहाँ पर आर भी है, इज भी है, डज भी है, तो क्या लिखोगे, यू आर सीता और यू इज सीता और यू डज सीता। डज तो यहाँ सेट ही नहीं हो रहा है, यू के साथ एस भी नहीं आता और डज की ज़रूरत भी नहीं है। यू के साथ इज नहीं आता, यू के साथ आर आता है। आपने स्कूल में सुना होगा, सर बोलते हैं यू आर स्टूडेंट्स, तो यू के साथ आर आएगा, तो इसका आंसर भी आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, खालिस्तान ब्लैंक है जो आई कम इन सर। आप लोग क्लास में आने के पहले सर से बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो कैन बोल के बोलते हैं या मे बोलते हैं या डू बोलते हैं। तो आप कैन बोलोगे तो जब हम किसी दोस्त से परमिशन लेते हैं कि कैन आई टेक योर वाटर, तो ये अपने दोस्त से लेते हैं परमिशन, फॉर्मल नहीं होती। पर जब हम फॉर्मल अपनी से बड़ों के साथ बात करते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं, तो यहाँ पर मे आएगा क्योंकि सर से बात हो रही है, तो मे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण इज खालिस्तान वेस्ट बुक। यहाँ पर ए एन द 3 आर्टिकल दिए हैं, कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आपको पता होना चाहिए जब बेस्ट या वर्स्ट की बात आती है, जब सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है, तो यहाँ पर तीनों आर्टिकल्स में से दा का प्रयोग होता है और किसी का नहीं, तो रामायण इज द बेस्ट बुक, ये आएगा। अब देखना, माई फादर इज खालिस्तान प्रोफेसर एंड प्रोफेसर या द प्रोफेसर, तो मेरे पिता एक प्रोफेसर हैं, तो यहाँ पर पिता भी एक हैं और नॉर्मल सी बात है, तो दा तो आएगा नहीं। अब ए और एन में से क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवल से शुरू हो तो एन आता है और कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए आता है। तो देखो प्रोफेसर में पहले क्या आ रहा है, पा, मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो फिर क्या आएगा इसमें, ए। माई फादर इज अ प्रोफेसर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी डू एज डायरेक्टेड है, मतलब जो क्वेश्चन लिखा, वाक्य लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इसको ऐसे कर दीजिए, तो आपको वैसे ही करना है। क्वेश्चन बदल सकते हैं पर आप अच्छे से समझेंगे तो लगभग वही रहने वाले हैं। तो आई स्टडी, ये नॉर्मल सा वाक्य है, आई स्टडी, इसको आपको नेगेटिव में बदलना है। तो बस ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, सिंपल टेंस है ना, आई के जस्ट साथ जस्ट स्टडी और कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस को जो हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू लगाते हैं। ठीक है। तो आई डू और नेगेटिव का नॉट, आई डू और नेगेटिव का नॉट, तो आई डू नॉट स्टडी और फुल स्टॉप लगा देना है, वाक्य बन गया। जैसे चेंज द नेगेटिव पास्ट टेंस। अब ये कह रहे हैं इस लाइन को आपको पास्ट टेंस में बदलनी है, यानी पास्ट फॉर्म में बदलना है। तो राम इज अ वाइज मैन, इज मतलब है, राम एक वाइज आदमी है, तो आपको कह रहा पास्ट में बदलिए भाई इसे। तो पास्ट में बदलने के लिए इज की जगह क्या हो जाएगा, इज मतलब है तो था के लिए हो जाता है वाज, तो राम वाज अ वाइज मैन, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ही इज टेकिंग टी। ही इज टेकिंग टी मतलब वह चाय पी रहा है, तो इसके लिए चेंजिंग पैसिव वाइज, पैसिव में बदलना है। और पैसिव वाइज में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब करता तो है ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, टी, तो टी आ जाएगा पहले। और ध्यान रखना टी का अभी टी स्मॉल लेटर में है टी, परंतु जब यह पहले नंबर पे आएगा तो टी ऐसा लिखा जाएगा, मतलब टी कैसा हो जाएगा, कैपिटल। तो टी इज ही रहेगा, पर जब पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो बीइंग और लग जाता है। बीइंग क्यों लग जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और हमें आईएनजी का सेंस भी रखना है, नहीं तो कैसे मतलब निकलेगा, मतलब चेंज हो जाएगा। इसलिए कहा बीइंग लगा दो, पर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, तो बनेगा टी इज बीइंग, टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन, और बाय वी वाई वाई, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम,
और सी का होता है हर, तो टी इज टेकिंग बाय हिम ऐसे बनेगा। इसके लिए मैं आपको कभी और समझाऊंगा कि पैसिव वॉइस और अच्छे से कैसे बनाते हैं। ये तो एक सेंटेंस था, कुछ सेंटेंस और समझेंगे, कुछ रूल समझेंगे तो बन जाएंगे। बस सब्सक्राइब कर लो तो आपको काम बनता रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रदीप इज माई फ्रेंड। ओके, और एक और डायलॉग लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, और वो है लास्ट बेंच पर बैठ रहा है। इसको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है यूजिंग हु का यूज करके कंबाइन करना है। तो कैसे करें कंबाइन, तो प्रदीप इज माई फ्रेंड, प्रदीप मेरा दोस्त है, और हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, परंतु इसका सिंपल तरीका दूसरा है। सबसे पहले किसकी बात हो रही, प्रदीप, तो प्रदीप लिख के आप नीचे कॉमा लगाइए और फिर लिखिए हु इज सिटिंग, ही बात भी यूज किए, प्रदीप कॉमा लगाइए, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज, ये 2 बार इज ना लिख के आप कितना, 1 बार इज लिखा, माई फ्रेंड, बस। तो 1 बार इज लिखना है और 1 बार ही भी नहीं लिखना है, क्योंकि ही मतलब कौन, प्रदीप ही है। तो प्रदीप कॉमा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। लास्ट बेंच के बाद कॉमा और फिर इज माई फ्रेंड, ऐसा लिखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, डॉक्टर लिप्स लिख गया है यहाँ पर, यहाँ लिप्स होना चाहिए, LIVES लिप्स। तो डॉक्टर लिप्स इन मुंबई, डॉक्टर कहाँ रहता है, मुंबई में। मेक अ क्वेश्चन विद वेयर, वेयर का यूज करके आपको उसका क्वेश्चन बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, वेयर, वेयर लिखेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि वेयर का यूज करके क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाना है तो वेयर तो पहले ही आएगा। तो वेयर, जैसे हु, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनाना था, यहाँ हु का मतलब जो था, परंतु यहाँ पर वेयर का मतलब है कहाँ, तो कहाँ का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाना है। तो कहाँ, वेयर, चूंकि ये लिव्स है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब वाक्य होता है और उसमें क्रिया में ऐसे यस लगता है, और उसका जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब है जो है डू, उसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले लिखा हमने वेयर और फिर लिखा हमने डू, ठीक है। अब वर्ब में ईएस लगा था ना, लिप्स, मैंने कहा था लिप्स की जगह क्या मान के चलो, लिप्स, तो वर्ब में ईएस लगा था, तो आपको पहले ही जो वर्ब आ गई, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उसी में आप हेल्पिंग वर्ब में ही ईएस लगा दीजिए। तो डॉक्टर सबसे पहले वेयर, डू बाद में आ रहा तो डू का डी छोटा रहेगा, तो वेयर डू, और डू में ईएस लगेगा क्योंकि क्रिया में लगाना जरूरी है, सिंपल टेंस का वाक्य है, और सबसे पहले जो क्रिया आएगी उसी में लगा दिया जाएगा। तो वेयर डज डॉक्टर लिव। अब आप मुंबई नहीं लिख सकते क्योंकि मुंबई तो आंसर है, आपको तो क्वेश्चन बनाना है ना वेयर का यूज करके। तो वेयर डज डॉक्टर लिव, जब वाक्य कंप्लीट करेंगे तो डॉक्टर का डी छोटा हो जाएगा, और डब्लू, क्योंकि वी वेयर पहले आ रहा है तो डब्लू बड़ा हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें, क्योंकि आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हुए। अब पार्ट जो है आपके लेसन से बिहाइव है, उसमें से 6 ऑब्जेक्टिव फॉर्म के 6 क्वेश्चंस आने हैं, तो आइए देख लेते हैं इनको भी। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन चूज द आंसर फ्रॉम आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 4 में से आपको सही प्रॉपर आंसर चुनना है। पहला क्वेश्चन, जैसे पहला ही जो पार्ट था आपकी पुस्तक का, उसमें से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, और पहले पार्ट का नाम क्या था, द फन दे हैड, मौज या मस्ती जो उन्होंने की या ली। तो आपको इस पार्ट से और आगे के पार्ट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ये लिखा, या टुडे टॉमी पॉन्डर बैड बुक, ये लिखा, या टुडे टॉमी फाउंडर ग्रेट बुक लिखा, या बुक ऑफ 9th क्लास, ये लिखा। क्या लिखा था, तो आप जानते हैं ये लिखा था फाउंड अ ग्रेट बुक, अ रियल बुक, रियल बुक को उसने पाया, ये उसने लिखा था। दूसरा, हाउ ओल्ड आर मार्गी, मार्गी कितनी उम्र की थी, मार्गी की उम्र क्या थी, मार्गी 11 वर्ष की थी। उसके बाद वुड मीन्स, वुड का मतलब क्या होता है, तो फॉरेस्ट, वाटर, पेन या क्लॉथ, ना वाटर ना पेन ना क्लॉथ, फॉरेस्ट होता है, वुड मतलब, तो ये पता होना चाहिए। हु यू डिड मार्गी राइट, यू डिड मार्गी राइट, या फिर यू की जगह डिड मार्गी राइट,
यहाँ पर वेयर डिड, यू की जगह वेयर समझिए और क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। तो वेयर डिड मार्गी राइट, मार्गी ने लिखा था कॉपी में लिखा था या डायरी में लिखा था या दीवार पर वॉल पर लिखा था या ट्री पर लिखा था। तो मार्गी ने कॉपी में नहीं, इन द डायरी में लिखा था। इन द डायरी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मार्गी ऑलवेज हेटेड, मार्गी हमेशा हिट करती थी स्कूल से, ब्रदर से, इंस्पेक्टर से या फ्रेंड्स से। किससे हिट करती थी? हिट करती थी, स्कूल से हिट करती थी, तो जैसे स्कूल पसंद नहीं आता था। अगला क्वेश्चन है, हु टीचिस, जो पढ़ाता है, टू स्टूडेंट्स को इज कॉल्ड, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है वह क्या कहलाता है? फादर कहलाता है, डॉक्टर कहलाता है, मदर कहलाता है, टीचर कहलाता है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, आपसे बन गया होगा। इस प्रकार से हमने ये 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले देखे और अब आपके क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव फॉर्म वाले रहेंगे, यानी बुक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो क्वेश्चंस कैसे लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपको शाम तक बताऊंगा। पर इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए।